नमस्कार आप सभी साथियों का। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से कि मुझे लेट हो गया लाइव आने में, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे कुछ लोग। उसके बाद भी ही मैं अपनी बात स्टार्ट करूँगी, तो मैं वेट कर लेती हूँ। अभी तो बहुत कम लोग जुड़े हैं। सोनू सिंह, बीके सिंह उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि करीब 500-600 लोग जुड़ जाएं कम से कम, तो उसके बाद अपनी बात स्टार्ट करूँ मैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे आप लोगों के साथ में जी। तो क्रांति राठौर, जय श्री राम जी। ठीक है, आप यश नमस्कार जी। कोमल सिंह भैया वेलकम। ये बिमल राजपूत हेलो। हिमानी जी। शंकर सिंह कुशवाहा नमस्कार। हाँ, शंकर सिंह कुशवाहा 8 साल की और 18 साल की हिंदू और मुस्लिम की यूपी की सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो भी दरिंदगी होती है बेटियों के साथ, तो एक लाइन से सबको फांसी ही दी जानी चाहिए। अभी गुड नाइट मत करिए हो राम यादव जी, अभी तो हम लाइव आए हैं, पहले आप सुनिए। राहुल कुमार मौर्य हाय। आनंद चौरसिया गुड इवनिंग। उषा मौर्य दीदी भी जुड़ गए हैं। पंकज कुशवाहा, पंकज कुमार कुशवाहा गुड इवनिंग जी। वेरी नाइस। कौन है? शैलेश चौबे जी, थैंक यू। अतुल यादव जी गुड इवनिंग। देखिए, जितना ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे कि बीच में फिर लोग लाइव ज्वाइन करते हैं तो आधी अधूरी बात सुन पाते हैं, तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तब मैं अपनी बात स्टार्ट करूँ। और बहुत ज़रूरी है बात करना। सॉरी शंकर कुमार, बहुत लोग जुड़ चुके हैं। हिमानी गुड इवनिंग। अंजू यादव वेरी गुड इवनिंग। श्रद्धा चतुर्वेदी हेलो श्रद्धा, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रही हैं, मैं देखती रहती हूँ आपकी जो भी फील्ड का वर्क है। रियली प्राउड होता है आप जैसी बेटियों को देख करके। अंकुर कश्यप गुड इवनिंग। अंजू यादव हाय गुड इवनिंग। ऋषिका मीना, तेज प्रताप थैंक यू सो मच। पुष्कर आनंद हेलो। मैम भाभी थैंक यू। गजानंद शर्मा जी गुड इवनिंग माय दीदी, थैंक यू सो मच। अभी तक करीब 700 लोग जुड़ने होने वाले हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ, पहले मैंने कहा 500, लेकिन 1000 लोग जब जुड़ेंगे तभी मैं अपनी बात रखना स्टार्ट करूँगी। विजय मौर्य जी, सूरज मौर्य गुड इवनिंग मैम, थैंक यू वेरी गुड इवनिंग। और श्रद्धा का थैंक यू आया, ऑल द बेस्ट सिस्टर। शर्मा सिंह डॉली गुड इवनिंग। वंशकी कुमार वॉचिंग, प्रिंस कुमार वेरी गुड इवनिंग। अभी तक कितने लोग? करीब 750 लोग जुड़ चुके हैं। पुनीत सिंह प्रिया नमस्कार। मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइव में लड़कियों को भी ज़्यादा से बिल्कुल, देखिए जिसकी समस्या है लड़कियों की, मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि गर्ल्स ज़्यादा जुड़ें, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस जेंडर की तरफ से अटैक हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर रेप केसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भी
उस जेंडर के लोग हमारे साथ भी। भूपेंद्र सिंह लोधी, गुड इवनिंग दीदी, वेरी गुड इवनिंग ब्रदर। बंसी लाल सैनी, सीमा जी नमस्कार नमस्कार। किशोर सैनी, राम राम जी, राम राम। अंजू यादव अगेन, ब्रजेंद्र वर्मा जी नमस्कार प्रणाम। सत्येंद्र कुशवाहा, हाय सीमा जी। 859 लोग हो गए हैं। 1000 पर मैं अपनी बात स्टार्ट करूँगी। अंकित कुशवंशी, गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग। पिंकी अग्रवाल, गुड इवनिंग। 900 अभी नहीं, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई, तो लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली मैं इस केस में जिस केस के बारे में बात करना चाहूँगी आप लोगों से, उसी केस में जो इस टाइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, सीओ साहब जो हैं, क्योंकि इसमें SC एक्ट भी लगा है, तो इसमें जो सीओ हैं, सीओ लेवल के, डिप्टी SP लेवल के जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो उनका ब्रह्म सिंह नाम है, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। या राधा रानी राम, गुड इवनिंग मैडम, वेरी गुड इवनिंग। चंद्रा चौहान, गुड इवनिंग। रविंद्र कुमार यादव, गुड इवनिंग। 916 लोग हो गए हैं। ठीक है। मनोज कुशवाहा भाई जी नमस्कार। क्या हम सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। देखिए, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इस पर हर कोई अपनी बात रखता है, और लाइव जो मैंने आने का मैं वीडियो पर्पज है कार्यक्रम में, उसका यही पर्पज है कि आप लोगों से मैं लाइव बात कर सकूं, आप लोगों की बातें भी सुन सकूं। कभी कभी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं उनके मैडम लगता है आपको हल्का जुकाम है, कोरोना वायरस की जांच कराइए। देखिए, हमें फोकस करना है जिस पर्पज के लिए हम बात कर रहे हैं। मुझे जुकाम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी काम ज़्यादा होता है, थकावट हो जाती है, बहुत भागदौड़ करनी होती है, बहुत काम होता है इसलिए, लेकिन कोई जुकाम नहीं है, आप चिंता मत करिए। हाँ, लेकिन बिल्कुल सही कहा, आप सभी लोग कोरोना की वजह से आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। सिर्फ 7% और जुड़ेंगे मेरे साथ में, 10%, देन आफ्टर मैं स्टार्ट कर दूंगी बात करना जी। 5% की और रिक्वायरमेंट है, 1000 होने पर हम बात करेंगे। फूल जौहार जी, बहुत बहुत जौहार। नवाज साहब, गुड इवनिंग मैडम, वेरी गुड इवनिंग। मिथिलेश कुशवाहा, गुड इवनिंग मैम। सुनीता साहू, गुड इवनिंग मैम, थैंक यू, गुड इवनिंग। ओ नाउ अभी 1000 लोग हो गए हैं, तो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा, हमने भी देखा, और अलग अलग तमाम तरीके के जो भी सोर्सेस हैं उनसे पता चला। लेकिन मेरे ये स्वभाव का हिस्सा है कि किसी भी केस के बारे में जब मैं लाइव आती हूँ या किसी भी केस को हैंडल करती हूँ, अपने हाथ में लेती हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उस केस में पर्सनली लोगों से बात करूं, जो भी ऑफिसर्स हैंडल कर रहे हैं, SHO हैं, CO हैं, SP हैं, या जिस भी रैंक का ऑफिसर है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करती हूं। ये घटना है हाथरस जिले के भूलगढ़ी गांव की। पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है चंदपा पुलिस स्टेशन। हमारी आज बात हुई है चंदपा पुलिस स्टेशन के जो भी SHO हैं उनके साथ बात हुई है, जो CO हैं वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं उनके साथ हमारी बात हुई है। और ये जो बेटी है जिसके साथ ये हीनियस क्राइम हुआ, उसका गला दबाया, उसको मारने की कोशिश की गई, और उसकी जीभ भी जो है वो करीब करीब मतलब हम कहेंगे कि कटी नहीं है, लेकिन बोलने में वो अक्षम है, जीभ उसकी काफ़ी डैमेज हो गई, और उसके साथ रेप किया गया। आगे SHO का कहना था, हमारी जब बात हुई कि आगे बेटी ने नहीं बताया रेप हुआ, लेकिन बाद में उसका जो भी DD उन्होंने किया, स्टेटमेंट लिया, तो उसमें ये चीज़ बेटी ने बताई कि उसके साथ इन 4 लड़कों ने रेप किया, उसको किडनैप किया,
उस बच्ची के साथ रेप किया, उसको जान से मारने की कोशिश की। और इस जो भी ये FIR दर्ज हुई है इस केस में, उसमें जो मुकदमा है वो 307 धारा IPC की 307, 354 और 34 SC ST एक्ट लगा है, क्योंकि ये बेटी जो है वो दलित समाज की बेटी है, तो ये एक्ट भी लगा है। अभी तक की जो अपडेट है वो आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि जो भी चारों लड़के हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। और जो CO साहब से हमारी बात हुई है, ब्रह्म सिंह जी से, उनका कहना है, मैंने जब उनको कहा कि आप लोग इस केस में कितना जल्दी हो सके आप चार्जशीट फाइल करके दीजिए और जल्दी से जल्दी इस केस का फास्ट ट्रायल हो। और मेरे जानने वाले भी जो अलीगढ़ में बेटी पहले अलीगढ़ में थी, अभी जो लोग भी हाथरस में होंगे उनसे मैं कांटेक्ट करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लॉयर हैं वहाँ से उनका सपोर्ट करें लीगल तरीके से जो भी हो, क्योंकि इस केस को जो सरकारी वकील है वो तो देखेगा ही, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस तरीके के मैटर्स में अगर प्राइवेट लॉयर भी होता है तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि फैमिली को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं। ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि हर चीज़ जो भी ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल में फैमिली को हर चीज़ से, जो विक्टिम परिवार है उससे उसको अवेयर करा जाए। और बहुत सारे जो सरकारी एडवोकेट होते हैं वो ठीक से बात तक नहीं करते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। तो जब प्राइवेट एडवोकेट रहता है तो उसकी भी बात सुनी जाती है, वो सारी चीज़ों को अपडेट रखता है और कहीं पर भी कुछ भी डाउटफुल चीज़ें होती हैं तो उसको भी अपना आर्गूमेंट करने का अधिकार होता है। तो अभी जो ये बेटी है मनीषा नाम से सोशल मीडिया में जो जिनका नाम आया है, वो उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वो ICU में है, सफदरजंग हॉस्पिटल में आ चुकी हैं वो, और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन साथियों, आज मैं लाइव आई हूँ, निर्भया केस को हैंडल किया, ललितपुर में एक बेटी के साथ क्राइम हुआ, मैं लाइव आई, बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे समाज में आखिर क्या वजह है कि ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं। अगर ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं तो हमें एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है कि कमियां कहाँ हैं। हमने अपने समाज में, अपने परिवार के अंदर, अपने स्कूल कॉलेज बस हर जगह पर जो लोग ट्रबल करते हैं वो हम ही आप में से लोग हैं। आखिर कमियां कहाँ रह गई जो आए दिन किसी न किसी बेटी के साथ क्राइम होता है। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एक लॉकडाउन के टाइम ही एक बेटी जो ललितपुर में थी, 15 साल की बच्ची, पड़ोसी रेप करता है, उसकी वाइफ जो है उसका सपोर्ट करती है उस बच्ची को केरोसिन डाल करके जलाने के लिए। बहुत ही मुश्किल से उन लोगों को मैं अरेस्ट करवा पाती हूँ, करीब 1 महीने मुझे लग जाता है सिर्फ फ़ोन पर बात करके। मैनपुरी में हॉस्टल में एक जो भी नवोदय विद्यालय होता है उस हॉस्टल में बच्ची फांसी लगा करके फांसी पर पंखे से लटकी पाई जाती है। और मेरा मानना है कि हमारा जो पुलिस सिस्टम है उसमें यही होता है कि जो बेटी फांसी से के फंदे से, चाहे लेडी हो चाहे पुरुष हो, अगर वो फांसी के फंदे जैसा वो लटके हुए हैं तो उस केस को ये हमेशा सुसाइड केस ही डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर सुसाइड केस डिक्लेयर कर देंगे तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं करनी पड़ेगी, पुलिस को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसा ही मैनपुरी वाले मैटर में हुआ है। वो बच्ची जो है फंदे से, सीलिंग फैन से लटकी पाई गई और अभी तक उसमें किसी को ये पता नहीं कि आखिर उसने फांसी क्यों लगाई। ना कोई सुसाइड नोट था, ये है। दूसरा, दिशा रेड्डी का आप लोगों ने देखा, एक बेटी आगरा की, उसके साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ। उसके अलावा एक बच्ची करीब 12 साल की, उसको फेंक दिया गया कुएं में। 5-6 दिन बाद ढूंढने के बाद उस बच्ची को बोरी में बंद करके कुएं में फेंक दिया गया। अब आप सोचिए कि हमारे देश में कल ही हमने डॉटर्स डे को सेलिब्रेट किया। मुझे लगता है, मेरा मानना है इस चीज़ में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि अगर देश के अंदर 10 से 20% भी लोग ऐसे हैं कि एक्चुअल में अपनी बेटियों को प्यार करते हैं। और प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी बेटी को पढ़ा दो, ग्रेजुएशन करा दो और फिर आप लग जाओ बहुत अच्छा लड़का ढूंढने में
कि बहुत अच्छे घर में शादी करनी है, अपनी बेटी को कार देनी है, अपनी बेटी को सारा घर का सामान देना है, इतने लाख की शादी करनी है और लड़का इंजीनियर डॉक्टर यही सब ढूंढना है। इसको मैं बिल्कुल भी आपके तरफ से प्यार करना नहीं मानती हूँ अपनी बेटी को, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो उसका भाई हो, कोई भी रिलेटिव हो। क्योंकि एक बेटी मेरे पास करीब 5, 6, 7 अभी जो केसेस हैं वो ऐसे केस हैं जिसमें 304 बीके मैटर हैं, जिसमें दहेज के लिए उस बेटी को मार दिया गया है। परिवार जो है कहता है मैडम हमने 50 लाख दिया था, हमने 20 लाख रुपए दिया था, हमने 25 लाख रुपए दिया था। तो मैं इस समाज के लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि जो आपने पैसे दिए उस पैसे को दे करके आपको लगता है आप बहुत प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं, अगर वो उतनी मनी आपने अपने बेटी के एजुकेशन पे, उसकी अच्छी हेल्थ पे, उसको एक्सपोजर मिले, उसके स्पोर्ट्स खेलना चाहती, आगे बढ़ना चाहती, जो भी काम करना चाहती, उस पर अगर आपने खर्च किया होता तो शायद आपकी बेटी 1, 2 साल या 7 साल के अंदर फांसी के फंदे पर लटकी ना मिलती, किसी को आग लगा के ना जलाया गया होता, किसी का गला दबा के ना मारा गया होता। ऐसा नहीं होता, आपकी बेटी भी जीवित होती और वो भी आगे बढ़ कर के कुछ कर रही होती। लेकिन नहीं, आप लोग चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, लेकिन अपनी मानसिकता नहीं बदलना चाहते हैं। मानसिकता की अगर हम बात करें तो इस देश के अंदर मैं कहूँगी कि बहुत ही दोगले किस्म के लोग रहते हैं। एक कहते हैं कि बेटियों को सशक्त कर दो, उनको आगे बढ़ने दो, और दूसरा ही किसी और की बेटी है, अपने घर की बेटी को प्रमोट करेंगे, किसी और की बेटी है तो ना तो उसको प्रमोट करना दूसरी बात है, लेकिन उस बेटी का सपोर्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे। और अगर वो घर से बाहर निकलती है, जैसे कि ये बेटी खेतों पर गई हुई थी, देखिए क्या उस बच्ची के साथ किया गया। 19 साल की बेटी है जिसके साथ इतनी दरिंदगी की गई, क्या वो अपने जीवन में कभी भी अपने आप को उस लेवल पर वो रख करके सोच पाएगी? और क्या वो इन सारी घटनाओं को जो उसके साथ क्राइम किया गया उसको बारे में उससे कभी भी बाहर निकल पाएगी? तो ये सब हमें बहुत सारा सोचने की आवश्यकता है। अब देखिए कि निर्भया केस में 4 लोगों को फांसी दी गई, उसके बाद लगा समाज में कि बहुत सारा बदलाव होगा, लोग डरेंगे, लोगों के अंदर डर पैदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केस अभी भी क्राइम उतना ही तरीके से हीनियस क्राइम हो रहे हैं। उसके पीछे जो 2-3 वजह समझ में आई मुझे वो ये है कि निर्भया केस जो है दिल्ली की राजधानी में ये क्राइम हुआ और बहुत हाईलाइट मैटर हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर दिल्ली की हमारी देश की राजधानी है और वहाँ पर एक बेटी के साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ तो मीडिया को कवरेज देना ही देना था। रूरल एरिया तक मीडिया नहीं पहुँचती है। इट मीन्स कि मीडिया भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती। उनको लगता है कि कोई मैटर हाईलाइट हो गया तो उसके पीछे सब पड़ जाएंगे, बाकी मैटर्स में लोग नहीं आता है मीडिया। कई केसेस में मैंने मीडिया को खुद बात की कि आप कवरेज कीजिए, इस तरीके का मैटर है, लेकिन नहीं करते हैं लोग। तो लोगों में डर नहीं है। अगर निर्भया केस में 4 अपराधियों को फांसी की सजा वो भी 7.25 साल के बाद हो भी गई, तो लोगों को ये पता है कि जब निर्भया जैसे केस में जो इतना हाईलाइटेड था, करीब 7.25 साल का समय लग गया, तो हम जो क्राइम कर रहे हैं यहाँ तो पुलिस भी सक्रिय नहीं है, यहाँ तो समाज के जो लोग हैं वो भी जो भी अपराधी हैं उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। बेटी जो है जिस परिवार की है वो गरीब परिवार है, वो बहुत भाग दौड़ नहीं कर सकता, बहुत पैसे खर्च नहीं कर सकता है लीगल तरीके से लड़ाई लड़ने में। और पुलिस जो है वो उतनी निष्क्रिय है कि जब भी एक पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और वो कहता है कि हमारे साथ ये क्राइम हुआ, तो 50 सवाल उस परिवार से पूछे जाते हैं। उस बेटी को जिसके साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ उससे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काउंसलिंग जैसी अभी भी एक जो प्रोसीजर लॉ का है कि काउंसलिंग उस बेटी की होनी चाहिए, बच्ची की जिसके साथ भी क्राइम हुआ, काउंसलिंग जैसी व्यवस्था नहीं है कि उसको कम से कम उसके माइंड को प्रिपेयर किया जाए कि जो उसके साथ क्राइम हुआ वो सारी बातें बता सके। तो अभी जो हाथरस में भी बेटी के साथ क्राइम हुआ तो उसमें भी वो बेटी शुरू में बता ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या। एक तो उसकी जीभ कटी हुई जिसके वजह से वो बोल नहीं पा रही थी और अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसी वजह से 164 सीआरपीसी के जो बयान होते हैं वो भी नहीं अभी तक उस बेटी के हो पाए हैं, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रही है, इतना बुरी तरीके से उसके ऊपर अटैक किया गया है।
तो देखिए, मेरा ये मानना है कि हम सिर्फ खोखली बातें करके इस देश के अंदर बेटियों को ना तो सुरक्षित कर सकते हैं, ना उनके हक की लड़ाई जो है हम लड़ सकते हैं। कुछ फेसबुक पे पोस्ट लिख देने से या कोई मैटर हाईलाइट हो जाने से, मीडिया में आ जाने से एक दो बेटियों को न्याय मिल भी जाता है, तो उससे समाज में बदलाव नहीं हो जाता। और इसीलिए हमने देखा है कि बहुत सारी जो क्राइम है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। लेकिन अगर हम अदर और केसेस की बात करें तो मेरे पास करीब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिन मैटर्स को मैं हैंडल कर रही हूँ, जिसमें एक मैटर है, मैं बेटी का नाम नहीं लूँगी, उनके फादर का नाम नहीं लूँगी। वो मैटर जो है, बेटी की शादी होती है, ससुराल जाती है, ससुराल के लोग जो हैं वो क्रिमिनल माइंड सेट के हैं। उसका हस्बैंड जो उसके साथ बहुत गलत तरीके से संबंध बनाता है, उस लड़की का जेठ उसके साथ रेप करता है, उस लड़की के साथ उसका नंदोई जो है वो रेप करता है। और उसके बाद कोरोना हो जाता है, वो लोग FIR दर्ज नहीं करा पाते क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले, दिल्ली में ये क्राइम हुआ। तो आप लोग सोचिए कि जब वो FIR कराने जाते हैं, लॉकडाउन समाप्त होता है, तो पुलिस का कहना इतने दिनों तक क्यों नहीं आए। जब मैंने बहुत पुलिस को इंसिस्ट किया, मैंने SP वगैरह लेवल पर जब पहुंची, बात की, FIR दर्ज हो गई लेकिन अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। ये माइंड सेट है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर शादी हो गई और शादी के बाद इस तरीके से कोई भी क्राइम हो रहा है तो वो हो सकता है दहेज की मांग की वजह से, कि दहेज के अगर मांगा हो तो झूठे केस में ना फंसा दिया हो। ये माइंड सेट है हमारी पुलिस व्यवस्था का। अब इसमें बदलाव कैसे हो, इसके लिए देखिए, मेरा जो सबसे पहले मानना है कि आप किसी भी केस में सजा मैक्सिमम करने की जगह आप केस को फास्ट ट्रैक कीजिए। पुलिस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। पूरा हमारा जो सिस्टम है, अगर उस सिस्टम को आप देखेंगे तो एक तरीके से, जिस तरीके का सिस्टम बना रखा है कि जब भी कोई क्राइम हुआ, फर्स्ट स्टेप जो होता है विक्टिम का, जो पीड़ित परिवार का, पीड़िता का, वो है पुलिस स्टेशन जाना। अगर जो पीड़िता है उससे अगर पावरफुल परिवार का कोई व्यक्ति है जिसने उसके साथ क्राइम किया, पॉलिटिशियन लिंक है, वो पॉलिटिक्स में है वो, या डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का है, या कोई सोसाइटी में और भी पावरफुल लोग हैं, तो फिर वहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता है, वो पुलिस को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कहती हूँ कि 10%, हार्डली 10% मेरे देश की जो पुलिस व्यवस्था है वो 10% है जो एकदम से न्यूट्रल तरीके से काम करती। ये मेरा अपना अनुभव मैं बता रही हूँ, क्योंकि जितने केसेस मैं हैंडल कर रही हूँ, इसमें 10-10 बार, एक केस में 100-100 बार तक मुझे फ़ोन करने पड़े हैं, तब जाकर के अरेस्टिंग होती है, तब जाकर के FIR होती है, FIR सही सेक्शन में होती है, या फिर पुलिस अरेस्ट ही नहीं करती है। इस तरीके की पूरी व्यवस्था बना रखी है। तो जब फीमेल के लिए आपने लॉ बना दिए हैं, कानून बना दिए हैं, तो फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है। सिर्फ फीमेल के कानून की नहीं, मैं सारे कानून की बात करती हूँ। एक तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है पूरी तरीके से। निर्भया केस हुआ, उसके बाद आप देखेंगे वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए कि ये सारा सिस्टम होना चाहिए। IPC में, CRPC में हर जगह बदलाव किया गया, लेकिन उस बदलाव को सिर्फ कागजी किताबों, पन्नों में तक ही सीमित है। एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये लागू नहीं हुआ, और इसीलिए निरंतर क्राइम होते रहते हैं। और क्रिमिनल को पता है, जो भी अपराधी है, जो क्राइम कर रहा है, जो कल्प्रिट है, उसको पता है कि हमारा सिस्टम कैसा है, सिस्टम को हम खरीद सकते हैं। और दूसरी, अगर हमने पुलिस को खरीद लिया, और पुलिस बिकती है, ये मैं बात दावे के साथ कहती हूँ। हालांकि इस केस में मैंने देखा जो हाथरस का है कि पुलिस सेंसिटिवली वर्क कर रही है, अच्छे से वर्क कर रही है, लेकिन जनरली जो मैं बात कर रही हूँ वो ऐसा ही है कि पुलिस इन्फ्लुएंस होती है। पुलिस, किसी पावरफुल व्यक्ति का फ़ोन आएगा तो इन्फ्लुएंस होगी, पुलिस पैसे ले लेती है, चार्जशीट को बदल देगी, चार्जशीट में हल्के जो भी है सेक्शंस में चार्ज फ्रेम करवाया जाता है, और जब ये मैटर कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट की व्यवस्था की मैं बात करूं, यहाँ पर जजों की संख्या कम है। यह पूरा सिस्टम ऐसा बना रखा है कि अगर पहली डेट है तो पहली डेट पे सिर्फ सबको नोटिस किया जाएगा, फिर उसके बाद एक और डेट होगी। कम से कम 1 साल तक अगर एक केस में 20, 25, 40 लोगों के स्टेटमेंट लेने हैं तो उसके लिए 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। कभी कभी 4 साल, 5 साल तक लगते हैं सिर्फ
कोर्ट के अंदर गवाही देने के लिए, गवाह के जो भी है उनकी गवाही के लिए, जो भी विटनेसेस हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, इसमें सालों लग जाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जिसमें सालों लग जा रहे हैं, ये हमारा ऐसा सिस्टम है, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि जो कल्प्रिट है, जो अपराधी है, उसको सही टाइम पर सजा मिलेगी। अगर सही टाइम पे सजा नहीं मिलेगी तो हम कितना भी चिल्ला लें, क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर फेल रहेगा, सजा नहीं मिलेगी, लोगों में डर नहीं होगा और वो क्राइम करते रहेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को मेरा अपना मानना है कि बहुत बड़े लेवल पे बदलाव करना चाहिए, और बदलाव के साथ साथ में जितना जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक, एक पर्टिकुलर केस क्यों, सारे जितने भी विमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम होते हैं उन सारे केसेस को फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए, टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए। जैसे कि सेंगर वाले मैटर में हुआ, 6 महीने के अंदर जो भी अपराधी है, अगर वो बाई चांस इनोसेंट है तो वो छूट जाएगा, लेकिन जो भी अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। 6 महीने के अंदर अगर आप जेल में पहुंचाएंगे इन अपराधियों को तो निश्चित रूप से डर होगा और क्राइम भी कम होगा। लेकिन 6 महीने सोचिए, आप तो 6 साल में भी नहीं पहुंचा पाते हैं, तो फिर कैसे बदलाव होगा। आप कितना भी नारा लगा लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना भी आप फेसबुक पर आकर के ढोंग कर लीजिए, डॉटर्स डे, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अपनी बेटियों को इक्वली बेटों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे प्रमोट, लेकिन मैं जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग भी प्रमोट कर रहे हैं उन लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ, हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। इस सोसाइटी में जो क्राइम हो रहा है उसके लिए हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। मैं फेसबुक पर देखती रहती हूँ, जब भी कोई स्त्री अपना ओपिनियन रखती है महिला सुरक्षा के मुद्दे पर या महिला आज़ादी के मुद्दे पर, स्वतंत्रता के इन सारे मुद्दों पर, कितने लोग उसको ट्रोल करने के लिए आ जाते हैं। और जब वो लोग ट्रोल करने के लिए आ जाते हैं तो उसका मनोबल कितना टूटता है। वो ट्रोल करने वाले लोग कौन हैं? जब आप किसी स्त्री को लिखता पढ़ता उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो वो लिख रही है, समाज के मानक आपने गढ़े हैं, हर चीज़ आपने निर्धारित की है, और जब वो लिख पढ़ रही है, उसकी ओपिनियन आ रही है, तो उस आपको ट्रोल करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन आप करेंगे, आप सीधे उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे, या आप उसको कहेंगे झूठे केस होते हैं, यह सारी चीज़ें होती हैं। एक स्त्री, मैं कहती हूँ नो डाउट, अगर 5% झूठे केस होते हैं, लेकिन 95% जो सही केसेस हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मेरा मानना है कि जो समाज है, एक तो हमारा जो लीगल सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है, इसको बदलना चाहिए, और दूसरा जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हमने हमेशा स्त्री को दूसरे दर्जे का ही माना है। ताज्जुब इस बात का होता है कि हमारे इस तरीके की है कि जो भी अगर गर्भ में बेटी है तो उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि उनको हर हाल में बेटा चाहिए। क्यों ऐसा क्यों है कि एक स्त्री जिसके कोख में एक बेटी पल रही है, वो उस बेटी को मारने के लिए, उस भ्रूण को मारने के लिए तैयार होगी? हमने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई? तो इन सब पर विचार करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि हम लोग कहते हैं लड़कियों को एम्पावर्ड कर दो, बहुत लड़कियां एम्पावर्ड हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, एडवोकेट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अब्रॉड में भी काम कर रही हैं, लेकिन कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता है कि वो बेटी हमारे देश के किसी भी पावरफुल पोजीशन पर हो, उस बेटी के साथ अपराध नहीं होगा, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। क्योंकि समाज का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसमें आपने रिक्शे वाले को भी वो आज़ादी दी कि वो गाते हुए रिक्शा चला के रोड पे कॉन्फिडेंस से निकल जाएगा, लेकिन एक डीएम, एसडीएम, आईपीएस जो भी ऑफिसर है, या एसपी है, या अदर किसी पोजीशन पे, एडवोकेट है, इंजीनियर है, डॉक्टर, किसी भी लेवल पे अगर वो बेटी है, लेकिन वो भी जब रोड पर निकलती है तो सहम करके निकलती है। अगर वो 500 मीटर उसको पैदल चलना है और रास्ते में अगर 10-15 लोग खड़े मिलेंगे तो मुझे पता है कि गंदी नज़रें उसको घूर रही होंगी, और वो कॉन्फिडेंस आप उसमें आने ही नहीं देते हैं। क्योंकि ये जो सामाजिक ताना बाना आपने बनाया, वो इस तरीके के लिए ऐसा बनाया कि बेटी के लिए आपने कोई सुरक्षित जगह छोड़ी ही नहीं है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो उसका स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, पॉलिटिक्स हो। मैं देखती हूँ कि मैं अगर पॉलिटिक्स की बात करूँ तो पॉलिटिक्स में जितनी भी हमारे देश में अभी तक महिलाओं ने जो भी पॉलिटिक्स में आई हैं, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि लोग जो हैं, उस स्त्री को आप पॉलिटिकल तरीके से उसकी आलोचना कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट की जा सकती है, लेकिन ये लोगों के
घटियापंथी आप देखिए कि पॉलिटिकल तरीके से आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्त्री एक घर से बाहर निकली है, आगे बढ़ रही, चाहे वो मायावती हो, ममता बनर्जी हो, जयललिता जी हो, वसुंधरा राजे हो या इंदिरा गांधी हो, कोई भी इस देश की फीमेल है उसको इन लोगों ने गंदे घटिया कमेंट किए बिना नहीं छोड़ा। स्मृति ईरानी है या जितनी भी है, निर्मला सीतारमण है, कोई भी, मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, किसी भी पार्टी की है, उसको ये लोग हमेशा कैरेक्टर से जोड़ देते। अरे भाई, जब आपके पॉलिटिक्स में बैठे जो मर्द हैं, जिनको जो अपने आप को कहते हैं कि वो मर्द है, मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है, मर्द का कॉन्सेप्ट जो इस तरीके से बनाया गया कि वो सर्वश्रेष्ठ है, मैं ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानती हूँ। उस पूरे भारत के मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने देश की स्त्रियों के लिए पूरे देश के अंदर असुरक्षित माहौल रखा हुआ है। या तो किसी के वजह से असुरक्षित माहौल है, या कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा इसलिए माहौल नहीं सुधर रहा है। तो जो पुरुष पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए मैंने देखा है कि उनके कार्यकर्ता हैं या जो लोग बात करते कहते अरे मेरे भैया जो है ये तो उनकी ये जानने वाली हैं, ये तो उनकी महिला मित्र हैं, और उस महिला मित्र जो है उसको गंदी निगाह से देखेंगे और भैया का आप सर्वश्रेष्ठता उनकी बताएंगे, क्योंकि उनके एक से ज़्यादा स्त्रियों से संबंध हैं। और ये पॉलिटिक्स में मेल पर्सन के लिए आम बात है, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है। किसी भी बेटी को, किसी भी स्त्री को इन्फ्लुएंस करके उस पैसे, उस पावर के बल पर अपने साथ रखेंगे। अपनी बीबी भी घर में होगी, और जब एक स्त्री ईमानदारी से काम करेगी और हंस के अगर किसी से बात भी करेगी तो उसके लिए आपने माना कर दी, उसको आपने चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस बना दिया। तो ये जो समाज का स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही स्ट्रक्चर है कि ये जो लड़के हैं, हमारी नई जनरेशन के हैं, जो अभी हाथरस में जो लड़के इन्वॉल्व हैं, या निर्भया केस में जो लड़के क्राइम में इन्वॉल्व थे, या अभी एक मैटर जो था यहाँ का सहारनपुर का, एक बेटी जो अब्रॉड में पढ़ रही थी, यहाँ ही मंचले उसको छेड़ने में लगे हुए। ये क्यों छेड़ रहे हैं? आखिर ये आगे आने वाली जनरेशन क्यों नहीं सुधर रही है? वो इसीलिए नहीं सुधर रही है क्योंकि वो अपने घर में बाबा, दादा, अपने पिता, अपने रिश्तेदार और चाचाओं को सबको सुनते हैं स्त्रियों पर कमेंट करते हुए, सबको सुनते हैं। उन्होंने स्त्रियों को कभी इक्वल लेवल का दर्जा दिया ही नहीं है। तो वो आगे आने वाली आपकी जनरेशन, उससे आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो सुधर जाएंगे? तो मेरा अपना मानना है कि जब तक आप मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक इस तरीके के क्राइम नहीं रुकेंगे। और अगर क्राइम रोकना है तो इस तरीके के मैटर्स में, जितने हीनियस क्राइम है, गैंग रेप है, बाकी में मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को तो फांसी पर टांगना ही चाहिए। जब तक इस देश के अंदर हजारों की संख्या में लोगों को फांसी पे नहीं टांगा जाएगा तब तक इनके अंदर डर पैदा नहीं होगा। सामाजिक रिफॉर्म जो है, सामाजिक जो बदलाव है, जो सामाजिक चेतना के आधार पर जो बदलाव होगा वो तो बात की बात है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन जो शॉर्ट प्रोसेस है वो यही है कि जितना ज़्यादा कन्विक्शन हो, जितना ज़्यादा इनके साथ में जल्दी कन्विक्शन होगा, हैंगिंग होगी, इनको सज़ा सुनाई जाएगी, आजीवन कारावास, 20 साल या कितने साल भी, तो जितना जल्दी ये जेल में पहुँचेंगे उतना ही समाज में एक चेतना जागेगी और लोगों में डर पैदा होगा कि अगर हमने क्राइम किया तो 6 महीने के अंदर हम जेल जाएंगे और हमें सालों तक जेल रहना पड़ेगा, हमारा कैरियर खराब हो जाएगा, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन होता इसके उल्टा है। उनको पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसीलिए बदलाव नहीं हो समाज में बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो मेरा अपना मानना है, हालांकि मैं इस बेटी से मिलने कोशिश करूंगी कि कल मैं जाऊं सफदरजंग और हॉस्पिटल, उस बेटी से मिलूं, और जो भी होगा मेरा सपोर्ट मैं उस बेटी को करूंगी। और आप सभी लोगों से उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए, और जितने लोग भी मेरे साथी इससे जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये हमारी बात है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। और आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सुना। और देखिए, आप लोगों से मैं फिर कह रही हूँ कि आप हमारे देश के यूथ हैं, युवा हैं, हमारी बहनें जो भी हैं, युवा जो बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, आप लोगों के कंधे पर ही समाज की बागडोर है। जाति, धर्म, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके आपको एकजुट होकर के देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठानी होगी, तभी बदलाव संभव होगा। अन्यथा कभी मनीषा, कभी निर्भया, कभी ज्योति, कभी दिशा, कभी गुड़िया, इस तरीके की, और वो बेटी किसी के भी परिवार की हो सकती है, किसी की भी बेटी हो सकती है। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि एकजुट होकर के आवाज़ हमेशा उठाते रहिए।
अगर इतना बदलाव हुआ है कि बेटियां आगे आकर के अपनी बात रखना शुरू कर दी हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने आप को सुरक्षित भी रखेंगी और लोगों में कानून का डर भी होगा, बदलाव भी संभव होगा और सामाजिक रूप से भी बदलाव होगा। तो आप सभी लोगों ने सुना, इसके लिए मेरा शुक्रिया, और आप लोग इसको शेयर करना ना भूलें। इस बेटी को, हमें जो मनीषा है हाथरस की, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के आवाज़ उठानी है, इसको न्याय दिलाना है और जितना जल्दी हो सके इनको न्याय मिले, क्योंकि न्याय में जो देरी है वो भी एक तरीके से अन्याय ही है। इसीलिए कहा जाता है जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाई। तो ऐसा हमें नहीं होने देना है। एटलीस्ट जब तक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव नहीं हो रहा है तब तक हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि जो भी केसेस हम लोगों के संज्ञान में आ रहे हैं उस परिवार का साथ दें, उस बेटी के साथ खड़े हों और उस मुद्दे को जितना हो सके सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उठाएं। तो आप सभी लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद आप सभी का। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे फेसबुक के सभी साथियों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इस तरीके से जब भी कोई क्राइम के बारे में पता चले तो आप लोग ऐसे ही आवाज़ उठाती रहिए, तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग कम से कम अपनी आवाज़ उठा करके तो एक स्टेप समाज में आगे बढ़ ही रहे हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का।